हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो पेपर वन का सेशन होने वाला है, जिसमें हम जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी यूनिट 9 है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम थ्रू द एमसीक्यू से वो डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन है दोस्तों, राजस्थान सेट, एमपी सेट और जो अदर स्टेट के जो सेट के एग्जाम होने वाले हैं, नेट का जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है ये, जहां पे हम यूनिट 9 यानी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपके टॉप कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं यूनिट 9 के पर्यावरण से रिलेटेड, उनको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, चल तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ दो तीन चीजें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखो, अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करो, क्योंकि यहाँ पे डेली की विजिट, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिले। इसके अलावा अगर आप हमारे ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं कोर्सेज का, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों आपको करवाए जा रहे हैं। और पेपर टू में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में कंप्लीट पेपर वन एंड पेपर टू दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे होंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगी और रियल टाइम इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो हमारी सपोर्ट टीम को आप कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं ड्यूरिंग द परचेज, कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो ये आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, तो सेशन को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग सेशन को थोड़ा सा लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है आज। ये देखो, क्वेश्चन आपका क्योटो प्रोटोकॉल से पूछा गया है। आपका एक टॉपिक आता है यूनिट 9 का, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल। सो आप मुझे बताओ कि ड्यूरिंग सेकंड कमिटमेंट पीरियड 2013 से 2020 फॉर द पार्टीज अंडर क्योटो प्रोटोकॉल, द टारगेट फॉर द रिडक्शन इन ग्रीन हाउस इमिशन विद रेफरेंस टू 1990 लेवल्स कितना है? 7.6, 5.8, 15% या 18%? तो बताओ इसका सही आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो, जो क्योटो प्रोटोकॉल है गाइस, उसके दो कमिटमेंट पीरियड है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसके क्या है, दो कमिटमेंट पीरियड है। पहला कमिटमेंट पीरियड आपको पता ही है दोस्तों, 2008 से 2012 तक आता है। और दूसरा कमिटमेंट पीरियड 2013 से और 2020 तक आता है। इसमें दूसरा जो कमिटमेंट पीरियड है उसकी बात हुई है। उसमें कितना टारगेट रखा गया है कि भाई ग्रीन हाउस गैस को 1990 का जो स्तर है उससे इतना हमें कम करना है। तो गाइस, उसका जो टारगेट है हमारा, वो क्या है आपका? वो है आपका 18%। ठीक है, कितना कम करना है? 2013 से 2020 तक का हमारा जो टारगेट रखा गया था कि भाई हमें 18% जो ग्रीन हाउस गैसेस है का एमिशन है उसको हमें कम करना है, 18%। अब देखो, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो देखो, क्योटो प्रोटोकॉल है वो आपका कोप 3, यूएनएफ ट्रिपल सी जो है, यूनाइटेड नेशन पेपर फॉर क्लाइमेट चेंज जो है, उसका जो कोप 3 हुआ था, जो कि क्योटो में हुआ था, वहां पे इसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा क्योटो प्रोटोकॉल। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 2012 में जब दोहा राउंड हुआ था कतर में, वहां पे इसको रिवाइज किया गया। और वहीं पे आपका जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है, ये दूसरा कमिटमेंट पीरियड है, इसको अडॉप्ट किया गया गाइस। इसमें ये बोला गया कि जितनी भी पार्टीज हैं उन सबको 18% हमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करना पड़ेगा 1990 के लेवल से। ठीक है, 8 साल का ये टाइम पीरियड रखा गया था कि भाई 8 साल में हमें क्या करना है, 18% कम करना है। 8 से आप याद रख लेना कि 2013 से 2020 का सेकेंड कमिटमेंट पीरियड तक 8 साल में हमें कितना कम करना है, 18% कम करना है। ये आपकी बात हुई थी सेकेंड कमिटमेंट पीरियड में, तो आंसर क्या होगा इसका? 18%। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन गोल्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? जो सीबीडी है ना, उसके मेन गोल क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, प्रमोशन ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
A, B and C, A, C and E only, B, D and E only, A, D and E only। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या है आपका करेक्ट आंसर? ए, बी, सी, डी या नी? हिंदी में भी पढ़िए। सीबीडी जो है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो गाइस इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो आपके क्या क्या है देखो। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स, है ना। अब देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो नहीं, इसका आंसर आपका वाटर रिसोर्सेज नहीं आएगा गाइस, है ना। अ, इसका आंसर होगा आपका बी, डी एंड ई। सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, इसका जो आंसर होगा आपका वो क्या है? वो है आपका बी, डी एंड ई। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल कंपोनेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्स। क्योंकि सीबीडी के अंदर में आपके तीन गोल्स हैं, एक तो है नगोया, एक काटेगना है आपका, एक आपका आईसी टारगेट है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तो इसके तीन मेन गोल हैं आपके, कौन कौन से हैं? जैव विविधता को संरक्षण करना, बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट है उसका एक सस्टेनेबल यूज करना, और जो भी हमारे अनुवांशिक रिसोर्सेज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, उनको सब में समान बंटवारा। ठीक है, तो ये आपके तीन मेन गोल है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जितने भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका फेयर एंड इक्विटेबल रिसोर्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब देखो यूएनएफ ट्रिपल सी जो है, हमने पहले भी बात की थी, इससे आपका सीबीडी निकल के आया है। ठीक है, आपका जो अर्थ समिट है, बेसिकली नॉट यूएनएफ ट्रिपल सी, अर्थ समिट जो है 1992 में हुआ था, उससे आपकी तीन चीजें निकल के आई हैं, यूएनएफ ट्रिपल सी पहला, दूसरा सीबीडी, और तीसरा जो है आप सबको पता है एजेंडा 21। एजेंडा 21, ये चीज आपको याद रखनी है कि कहां से निकल के आया, अर्थ समिट से निकल के आया, है ना, यूएनसीईडी। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। एज अ पार्ट ऑफ इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं एनडीसी, इंडियाज टारगेट ऑफ 30 to 35% reduction in carbon emission intensity by the year 2030 is so to be achieved with reference to 1990 लेवल, 2005 का लेवल, 15 का लेवल या 2020 का लेवल। और ये कहाँ पे बात की गई थी ये भी आप मुझे बताओ। ये एनडीसी है, इसकी बात कहाँ की गई थी ये भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये सवाल आपसे आ सकता है कि भाई ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इसकी बात, इसका मुद्दा या ये हमने कहाँ अडॉप्ट किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बताओ कि 30 to 35% हमने बोला कि भाई हम कम कर देंगे। ठीक है, इंडिया ने बोला, तो कौन से लेवल से हम कम करेंगे 2030 तक, ये आपको बताना है। 1990 के लेवल, 2005 का लेवल, 2015 का लेवल या 2020 का लेवल, किस लेवल पे हम कम करेंगे ये आप बताओ। तो गाइस ये जो हम कम करने वाले हैं, ये बेसिकली आपका हम कम करने वाले हैं 2005 के लेवल थे। और एक चीज जो मैंने आपसे पूछी थी कि भाई ये आईएनडीसी है, ये कब अडॉप्ट किए गए थे? दोस्तों ये पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में। ठीक है, कोप 21, वहां पे हमने एनडीसी से उनको अडॉप्ट किया था दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि 30 से 35%, है ना, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, तो हमें कम करना है 2005 के लेवल से बाई 2030 तक।
है ना। यहाँ पे देखिए 40% ऑफ इंडिया जो पावर कैपेसिटी है वुड बी बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज, ये सारी चेंज हो चुकी हैं दोस्तों। अभी हम कितना कर रहे हैं आपका 50%, ठीक है, 40 से हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो याद, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंट्रल एम ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस जो एग्रीमेंट हुआ था जिसकी हमने अभी बात की थी, कोप 21, है ना, 2015 में, उसका मुख्य उद्देश्य आपको बता दें, मेन एम क्या है उसका। To reduce the CFC's emissions, strengthen the global response to the threat of climate change, to address biological diversity issue, to address the problems of ozone layer depletion. Which of the following was the central aim of the Paris Agreement? Paris Agreement का central aim क्या है? To reduce the CFC's emission, to strengthen the global response to the threat of climate change, to address biological diversity, to address the problem of ozone layer depletion. इसका जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर है, वो है आपका टू विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करना है, ये इसका मेन उद्देश्य था पेरिस एग्रीमेंट का। पेरिस एग्रीमेंट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, कोप 21 इसको बोलते हैं। और 12 दिसंबर 2015 को ये हुआ था और 4 नवंबर 2016 को ये लागू हुआ था, ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा। और पेरिस एग्रीमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बोला गया था कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें 2 से कम रखना है और प्रीफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस हमें कम करना है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यहीं पे हमने एनडीसी से, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हमने किया था, जिसमें हमने बोला था कि कितने तक हम कम करेंगे 2005 के लेवल से, किसको, ग्रीन हाउस गैस। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो 2022 में आपसे पूछा गया था नेट के एग्जाम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मैंने 5 मिनट मस्ट नो सीरीज भी आपकी ली है, मैं इसको कंप्लीट डिटेल से भी बताया है। इट्स हेडक्वार्टर इज इन वॉशिंगटन डीसी। इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ फ्रांस एंड इंडिया। Most of the participating countries are in the southern hemisphere. There are 121 signatory countries. Mostly sunshine countries are participant in this. तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो हिंदी में भी पढ़ लीजिए, सही आंसर क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा, देखो ए को हटाओ, जहां जहां ए दिख रहा है आप उसको एलिमिनेट कीजिए, ठीक है। अधिकांश भाग लेने वाले दक्षिणी गोलार्ध में है, इसको भी हटाओ, ठीक है, क्योंकि ये भी गलत है। सी और ए जहां भी दिख रहा है उसको हटा दीजिए, आंसर आप अपने आप बी आएगा इसका, ठीक है, आंसर विल बी बी। क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशियली जब हम बात करें तो 121 कंट्री है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अभी जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं उन सब के लिए इसकी मेंबरशिप है वो ओपन हो चुकी है दोस्तों। मोस्टली कंट्रीज आपके क्या है, सनसाइन कंट्रीज है, लेकिन जितने भी यूएन के मेंबर हैं इसके मेंबर बन सकते हैं। का हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, इंडिया में है, गुरुग्राम में, ठीक है। इंडिया और बेसिकली फ्रांस का जॉइंट वेंचर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका। 2016 में इसका जो हेडक्वार्टर है गावल पहाड़ी पे इसका स्टोन रखा गया था, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये चीज आपको याद रखना है। ये थे आज के प्रश्न, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद हेल्प करेगा। आप कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे रिव्यू जरूर दीजिएगा और आप बता भी सकते हैं कि जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो पेपर 1 में, पे हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। सो आज इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप को इंस्टॉल करो। कोर्सेज आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहता है
बेहतरीन तैयारी करना चाहता है तो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जा रहा है। लाइव क्लासेस आपकी हो रही है, रिकॉर्डेड सेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और आज के लिए इतना ही है। बाय बाय एंड टेक केयर।